इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ ज्यादा अतरंगी स्पेलिंग नहीं हो गई? हाँ मैम। क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई में रिएक्शन होता था। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इन जनरल आप ये समझ लो कि यहाँ पे एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी। आपको याद है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस? याद है, अपन ने ऑर्गेनिक में पढ़ा था कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या होता है कि सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी को तोड़ना। किसकी प्रेजेंस में? जैसे कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी और उसको ब्रेक कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये काफी आसान है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे यहाँ पे एक ही कंटेनर में दोनों ही होंगे, एनोड और कैथोड। इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना उल्टा हो जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो नेगेटिव वाला पार्ट साइड था वो क्या हुआ करता था? एनोड, और इधर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव टर्मिनल आपका कैथोड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल आपका क्या होगा? एनोड होगा। लेकिन कहानी वही होगी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पे टैंक है, इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भर देने का। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपका मोल्टन स्टेट में हो सकता है या फिर एक्वस स्टेट में हो सकता है। टैंक। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है ये आपका कौन से मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग। पता चल रहा है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई और हाथ लगाने गए जिसमें वर्क कर रहे हो, करंट लग गया है ना, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इससे रिलेटेड आपके पास में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रोड है, ये तो समझ में आ गया ना आपको, एनोड और कैथोड। ये भी आपका इलेक्ट्रोड है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होगा और यहाँ पे आपका रिडक्शन ही होगा, लेकिन टर्मिनल्स चेंज हो गए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे वो दो टाइप के बनते हैं। एक बनता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव से मतलब होता है कि जैसे कि कुछ रिएक्शंस हुई, इलेक्ट्रोलाइट आया, टूटा, कितना अमाउंट में आपका इलेक्ट्रोलाइट बना है, कितने ग्राम बना है। और एक होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या मतलब हो जाएगा? उसका नेचर क्या हुआ, जैसे कोई सी रिएक्शन करवाई है तो आप याद है कि मैंने कोलबेस में कुछ कुछ चीजें बताई थी कि पीएच बढ़ेगा कि कम होगा। क्लियर? समझ कुछ याद आ रहा है? भूल गए होंगे। कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी, एनोड पे कौन सी गैस जाएगी, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें हम करते हैं प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करेंगे, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, और
कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी, एनोड पे कौन सी गैस होगी, इन सब तमाम चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। सबसे पहला तो यही हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है आपका। दूसरा हो सकता है कि आपका जो मीडियम है वो क्या है, एक्वस है, मोल्टेड स्टेट में लिया है, किस स्टेट में आपने लिया है, तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, जैसे कि मोल्टन NaCl हो गया या एक्वस हो गया, इस तरह की कहानी हो जाएगी आपकी। तीसरा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर थोड़ा सा याद हो तो हम बोला करते हैं कि कंसंट्रेटेड NaCl लिया है या डाइल्यूट NaCl लिया है। अगर आपके पास में कंसंट्रेटेड NaCl तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, अगर आपके पास में डाइल्यूट NaCl तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। जब तक कुछ ना दे तब तक आप क्या मान के चलोगे, इसे कंसंट्रेटेड ही मान के चलोगे। आई बात समझ में? और क्या फैक्ट सकते हैं भाई इसके, करें तो और कौन इसे अफेक्ट कर सकता है? आप यहाँ पे इसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो चार्ज डेंसिटी, किस तरह से फ्लो कर रहे हो, ये जनरली आपके डाइल्यूट H2SO4 के केस में देखी जाती है। फिर और क्या हो सकता है आपका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से मेरा मतलब यहाँ पे है कि इनर्ट है या एक्टिव है। अगर आपने देखा होगा कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अपन ने यूज किया था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपका क्या हुआ करता है, इनर्ट होता है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि प्रोसेस में या इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसे हम बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आपका एक्टिव है तो वो भी रिएक्शन करने लग जाए। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक होता है आपका एक्टिव। तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर आपने लिया है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड भी क्या करेगा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जब तक आपको कुछ मेंशन नहीं करे आप ये मान के चलें कि आपने कौन सा लेना है, इनर्ट वाला ही लेना है, मतलब प्लेटिनम ही लेना है, क्योंकि उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉल्यूशन प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? हाँ मैम। और हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसा एज्यूम करो कि आपको एनोड की कहानी पहले कंप्लीट कर लेनी है। फिर आप एनोड पे कहानी कंप्लीट कर लोगे, एनोड के बारे में पहले सोच लोगे, तो उसके बाद में फिर आप सोचोगे कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। मतलब ये तरीके हैं अपने को जब भी सोचना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जब भी आपको पूछे कि इसका आपने को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, किसी भी सॉल्ट का या कुछ भी करवा दिया आपने, तो आप पहले ये सोच लिया करो कि एनोड पे क्या क्या मिलने वाला है, तो उसके बाद में फिर आप कैथोड पे जाओ। और अगर आपका कोई मेटल है, सॉरी इलेक्ट्रोड है, और वो इलेक्ट्रोड भी मेटल है, जैसे कि सिल्वर लिया मैंने, तो ये सिल्वर भी क्या करने लग जाएगा। सपोज कि आपने ले लिया एनोड मेटल का। क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं कि पहले आपको एनोड के बारे में सोचना है कि अगर सपोज कि तुमने सिल्वर का एनोड लिया है तो भाई साहब ये सिल्वर भी तो ऑक्सीडाइज होने लगेगा ना अदर मेटल के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हमेशा आप करो कि कुछ भी क्वेश्चन आता है तो पहले सोच लिया करो कि एनोड पे क्या क्या होने वाला है, उसके बाद में फिर कैथोड पे सोचोगे। इतनी कहानी समझ में आ गई? हाँ मैम। अब अपन वन बाय वन कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं। पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, एक्वस की अलग बात करेंगे। तो
अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट की बात करती हूँ, जैसे कि NaCl की बात कर ली सपोज मैंने, तो मेरे पास में यहाँ पे एक क्या होगा, केटायन होगा, और एक क्या होगा, एनायन होगा। यहाँ पे बना लेते हैं। अभी आपको इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं क्या एज्यूम करूंगी, इनर्ट। इलेक्ट्रोड के बारे में जब तक कुछ नहीं बोले तब तक आप क्या एज्यूम करोगे, इनर्ट। अभी बताया प्लेटिनम ही इनर्ट, इलेक्ट्रोड ही हमें लेना है। आपने यहाँ पे डाल रखा है NaCl, ठीक है। तो अब मेरे पास में बताओ, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। इधर कैथोड पे कौन सा वाला टर्मिनल बताया मैंने, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या बताया, पॉजिटिव टर्मिनल। तो Na में से Na पॉजिटिव और Cl माइनस, तो अब अपने आप पता चल जाएगा कौन किधर जाएगा। अरे Na प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल की ओर। Cl माइनस कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। पॉजिटिव समझ में टर्मिनल। आ गई कहानी। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ, तो एनोड पे हमें करवाना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अगर ये चीज समझ में आएगी तो हम बता पाएंगे कि एनोड पे कौन मिलने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब यहाँ पे ट्वाइस Cl माइनस से मुझे क्या मिलने वाला है, Cl2 CO2 गैस। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो क्लोरीन है ये मेरा एनोड प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा, मेरे पास में Na प्लस आया है, तो ट्वाइस Na प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन खाए और बनाता है ट्वाइस Na। तो ये मेरा कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, कैथोड प्रोडक्ट। तो इस तरह की कहानी आपसे पूछी जाती है कि कैथोड पे कौन आएगा, एनोड पे कौन आएगा, ठीक है भाई। हाँ मैम। हाँ मैम। तो हमने यहाँ पे अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस हाँ, ऑफ मैम। मोल्टन सॉल्ट, उसमें मैंने एग्जांपल लिया NaCl। तो अपना जो एस ब्लॉक का चैप्टर है उसमें नमक मतलब सॉल्ट ऑफ इसका NaCl के बारे में अच्छे खासे, तो उसकी इंडस्ट्रियल मेथड पूछी जाती है बनाने की Na की। तो देखो यहाँ पे क्या बना है आपका, NaCl मोल्टन था, उसका हमने क्या करवाया है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है। तो मुझे यहाँ पे Na मिला ना, यहाँ पे Na। हाँ। हाँ, तो सोडियम को बनाने की मेथड है ये, मेन प्रोडक्ट हमारा ये रहेगा यहाँ पे। हाँ। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, और इसे हम बोलते हैं डाउन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डाउन्स प्रोसेस। डाउन। हाँ, ये है आपका इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ। अगर अब आपको कुछ बोल दे कि सपोज कि चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड का बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो सोचो कि क्या क्या मिलने वाला है। अगर सपोज कि क्वेश्चन आ जाए आपके पास में कि मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम। चल रही थी कि अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो अपने को क्या क्या चीजें मिलने वाली है। एल्यूमिनियम क्लोराइड ब्रेक होगा किसमें, एल्यूमिनियम +3 Cl माइनस। तो यहां से समझ में आ जाएगा कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। कैथोड पे कौन सी होगी, हाँ मैम। हो जाएगा, आसान है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब नॉर्मल आपके पास में सिर्फ मोल्टन सॉल्ट दिया है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे एन फैक्टर आपके
आगे, इससे आगे फिर आपसे n फैक्टर के भी आप पे कुछ आगे चीजें पूछ सकता है, तो वो ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास में है केस 2 में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। तो देखो, जब मेरे पास सिर्फ सॉल्ट था अकेला, तब Na प्लस प्लस और Cl माइनस ही था। लेकिन अगर मैंने पानी को भी ऐड कर लिया, तब मेरे पास में वाटर का भी H प्लस आएगा और OH माइनस आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में मिनिमम कितने केटायन कितने एनायन हो सकते हैं? 2 केटायन और 2 एनायन। बात 2 समझ में and आ गई? हाँ, क्योंकि अपने वाटर को भी ऐड करा है। तो यहाँ पे हम पहला लेते हैं एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। और कुछ नहीं बोला होता तो भी हम ये मान लेते हैं, बट यहाँ पे बोला है यूजिंग, अब क्योंकि इसमें मुझे अलग अलग इलेक्ट्रोड से बात करनी है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। और ये कहा था कि NaCl में मुझे 2 टाइप का NaCl, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट। तो अभी मैं ले रही हूं कंसंट्रेटेड NaCl। क्या होगा भाई? बताओ। अरे ब्रेक होगा Na पॉजिटिव Cl माइनस में। कौन कहाँ पे जाएगा? सोचो जरा। क्या देखो, NaC यहाँ पे ब्रेक होगा आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में। अगर वाटर है तो वाटर किस में ब्रेक होगा आपका? H प्लस प्लस OH माइनस में। इनकी कंसंट्रेशन को अपन तो इग्नोर कर सकते हैं वैसे, बट अभी यहाँ पे मेरे पास में मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे सेल बनाना है, तो सेल में मेरे पास में कैथोड और एनोड पे कौन कौन जाएगा? क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ Na पॉजिटिव नहीं है ना बच्चे। सपोज कि अपन ने ये देखा, प्लेटिनम का रॉड डाल दी और मुझे यहाँ से ये वायरिंग हो गई मेरी। अब मेरे पास में सॉल्यूशन में Na प्लस भी पड़ा हुआ है, Cl माइनस भी पड़ा हुआ है, H प्लस भी पड़ा हुआ है, OH माइनस भी पड़ा है और वाटर भी पड़ा है। सही है कि नहीं? हाँ, तो अब मेरे पास में यहाँ पे एनोड पे कौन आएगा? एनोड पे Cl माइनस, OH माइनस, वाटर। इसीलिए मैंने बोला कि पहले उसका सोच लो। अब कैथोड पे आपके पास में Na पॉजिटिव, H प्लस, वाटर दोनों ही जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे तो चलो ठीक है, समझ में आता है। 2 चीजें गई है। कौन कौन सी चीजें गई है? एनोड पे Cl माइनस, OH माइनस भी गया है। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअल में अब हमें ऑक्सीडेशन करवाना किसका है, किसका कंसिडर करना है, किसका नहीं करना है? ये तो कंपटीशन वाली बात आ गई ना। है ना? तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी मेरे पास में मोर देन 1 आयन का केस आएगा, तो हम उस आयन को ऑक्सीडाइज करवाएंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है? हाँ मैम। जैसे आपके ये कैसे पता चलेगा? तो आपको यहाँ से एक एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि लिथियम मैंने आपने रफली बताया था, सोडियम हो गया, आपको इतना तो याद रख लेना, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन,
फिर इसके नीचे आपका कॉपर, सिल्वर, Cl माइनस, तमाम जितने भी आयंस होंगे, OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस, F माइनस, इतना तो याद ही रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से, है ना। तो हाँ इस वाले में हमारे पास में क्या होता है, नीचे की ओर जाने पर SRP बढ़ता है, हाँ SOP कम होता है। तो ये हमें यहां से पता चलेगा जब हमारे पास में मोर देन 1 आयन प्रेजेंट होंगे तब। तो अब बताओ मुझे कि ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पे, OH माइनस का या Cl माइनस का? OH माइनस का। Cl माइनस का। हाँ, Cl माइनस। Cl माइनस का। तो यहाँ पे मेरे पास में ये चीज देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं रफली यहाँ पे देखूं कि वाटर के केस में एनोड पे क्या हुआ होगा, ट्वाइस H2O, वाटर का तो ये आ जाएगा, ये दे देगा मुझे O2 एक्वस में, प्लस में क्या दे देगा, हाँ कहानी हुई होगी कि अब अपने को जब मोर देन 1 आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में ये देखना होगा कि वो आयन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और वो आयन आपको रिड्यूस होगा कैथोड पर जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से, ठीक है भाई। हाँ मैम। हाँ, तो अब जरा अपन यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास में क्लोरीन कहाँ पे जाएगा। क्लोरीन का एनोड पे हमें ऑक्सीडेशन करवाना है और कैथोड पे हमें रिडक्शन किसका करवाना है, क्योंकि मेरे पास में Na+ भी है और H+ भी है। बताओ, Na+ ऊपर है ना H से। हाँ हाँ, तो एनोड पे मुझे ट्वाइस Cl माइनस यहाँ से मिलेगा Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे मुझे रिडक्शन करवाना पड़ेगा H+ का, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, H2 गैस बनाएगा। कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी, ट्वाइस Cl माइनस प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव, H2 गैस प्लस Cl2 गैस। अब ट्वाइस Na पॉजिटिव, वाटर से आपको ट्वाइस OH मिलेगा, ये बनाएगा आपको Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस NaCl पहले वाटर के साथ में रिएक्शन आ गया, ये अपन पढ़ के आए हैं, सॉल्ट आ गया, यहाँ से क्या बना, बेस। तो अब यहाँ से ये पूछ सकता है आपको, क्या पूछ सकता है कि जो pH है वो क्या रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में जो सॉल्ट बना था, मतलब जो सॉल्ट था हमारा, वो किसका था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। उस केस में मेरे पास में pH कितना हुआ करता है, 7, क्योंकि वो न्यूट्रल हुआ करता है। मेरा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना है, बेस बना है। तो अब मेरे लिए pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है ना। बढ़ हाँ जाएगा। हाँ, बढ़ेगा। अरे pH कम होगा क्योंकि 7 से ज्यादा होगा ना। NaOH बन बढ़ेगा रहा ना है, pH। तो OH की कंसंट्रेशन कम हो रही कि ज्यादा हो रही बेटा, ये देख ले जरा। बढ़ रही है। हाँ, तो pH बढ़ेगा, बढ़ेगा, सॉरी, हाँ pH कंटिन्यूसली बढ़ेगा। हाँ, और ये है हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की एक मेथड है जिसे एक नाम से जाना जाता है, केशनर केल्नार सेल रिएक्शन। तो वाटर का क्या समझ में आ गया था कि एनोड पे वाटर का क्या होने वाला है हमारे पास में, ट्वाइस H2O, क्योंकि वो उस टाइम पे बंद हो गया था।
यहाँ पे मैं बताने वाली थी और मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। ये हुआ करता है एनोड पे और कैथोड पे अगेन इस तरह की कहानी हुआ करती है, क्योंकि दोनों ही जगह है मेरे पास में। हाँ अब आपसे पूछता है कि जो आपने NaCl लिया है, एक्वस NaCl, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? मेन प्रोडक्ट क्या बना आपका? वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है ना। कौन कौन सी गैस मिली आपको? तो आपको H2 एंड Cl2 गैस मिलती है एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना। फिर NaCl था, तो NaCl का कंसंट्रेशन क्या हुआ? NaCl का कंसंट्रेशन आपका कम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ये कांस्टेंट रहता है। और ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस आपका सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेन प्रोडक्ट आपका बेस है। क्लियर? हाँ मैम। तो ये कहानी आपसे पूछी जाती है। तो आपको इन जनरल क्या याद रखना है कि अगर मेरे पास में कैथोड पर H+ विल रिएक्ट, इसका मतलब क्या है? अगर H+ रिएक्ट कर रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो रही? कम हो रही है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? पीएच इंक्रीज होगा। अगर आपको पूरी रिएक्शंस नहीं, थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैथोड पे या एनोड पे कौन सी रिएक्शन जाएगी, तो अभी मैंने देखा कि मेरे पास में कैथोड पे H+ रिएक्शन हो रही थी, है ना। हाँ हाँ, कोई कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, इतना ही पता चल जाए तो अपन उससे अनुमान लगा लेंगे कि पीएच आपका बढ़ेगा। अगर मेरे पास में एनोड पर OH- रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब pH क्या है? कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ OH- क्या हो रही? कम हो रही है। इसका कम हो मतलब गई। पीएच भी क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ, और अगर आपके पास में कोई भी आयंस, ना H+ ना OH-, कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, तब आपका पीएच क्या हो जाएगा? चेंज ही नहीं होगा। ना H+ रिएक्ट कर रहा है ना OH- रिएक्ट कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? हमारा पीएच कौन? सेम रहेगा। और जब दोनों ही रिएक्ट करेंगे तब भी आपका पीएच चेंज होगा। ये 2-4 बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो हमने कहानी करी कंसंट्रेटेड NaCl की। अब हम कहानी पढ़ते हैं डाइल्यूट NaCl की। सोचो अब क्या होगा? जब कंसंट्रेटेड NaCl था, तो एक्चुअल में वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर तो बहुत ही कम थी, है ना, निग्लिजिबल, क्योंकि हमने NaCl का ज्यादा अमाउंट यूज किया था। अब मैं जब डाइल्यूट NaCl की बात कर रही हूँ, तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे किसका मतलब होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, ऐसे कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होनी चाहिए? वाटर का, क्योंकि वाटर की यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना, डाइल्यूट है तो एट एनोड और पे हमें Cl- और OH-, और आपके पास में कैथोड पे Na+ एंड H+, तो कब कहाँ पे क्या रिएक्शन होगी जरा सोचो। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ होगा
सोचा? सही सोचा? सोच लिया क्या? चलो अभी अपन फर्स्ट वाला केस अगर देखें, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, Hg एज ए कैथोड है, तो मेरे पास में एनोड पे क्या क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, जल्दी से बताओ। एक्वस NaCl है बच्चे, क्या Cl माइनस मिलेगा, क्या OH माइनस मिलेगा? अरे हाँ या ना मैम। बोलो रे नालायको। इनमें से हाँ कौन आगे जाएगा? हाँ। Cl माइनस आगे जाएगा, क्या बनाएगा? Cl2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे कौन मिलेगा? कैथोड पे हमारा Na पॉजिटिव NH प्लस मिलेगा। तो अब क्या कि जो सोडियम है और आपका मरकरी है, तो सोडियम की सॉल्युबिलिटी मरकरी में ज्यादा होती है, तो इसकी हाई सॉल्युबिलिटी के कारण ये NaHg बना लेता है। क्या बना लेता है? NaHg। और NaHg जैसे बनाएगा तो इसको रिड्यूस होने के चांस मिल जाएंगे एज कंपेयर टू H प्लस। इसको अब यहाँ पे किसका रिडक्शन होगा? सोडियम का। तो यहाँ पे मेरे पास में Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और ये मुझे दे देगा NaS। रीजन क्या है कि मरकरी का मैंने कैथोड यूज किया था, तो ये हाईली सोल्यूबल होगा सोडियम। और अब कोई सी भी मेटल है, आपने देखा है कि जिंक अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम, तो ये इसको क्या कर देगी? प्रेफरेंस दे देगी कि यहाँ पे H प्लस का रिडक्शन ना हो के अब किसका रिडक्शन हो जाएगा? मेरा सोडियम का रिडक्शन होगा। ये अपना पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट मेरा ये है कि इसमें मेरे पास में दोनों ही सिल्वर है, ये सिल्वर की रॉड है, कैथोड भी है इसमें और एनोड भी है, दोनों ही आपकी सिल्वर है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। एक्वस सॉल्यूशन है, क्या क्या पड़ा हुआ मिलेगा मुझे इसमें? Na प्लस बी, Cl माइनस बी, H प्लस बी, OH माइनस बी। आप जैसे कि मेटल मेटल आयन वाला अपन देख के आए हैं, तो ये भाई साहब मेटल है और ये मेटल आपको क्या देगी? मेटल आयन दे देगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा? Ag आपका कन्वर्ट होने लगेगा Ag प्लस में, तो इसका क्या हो गया? Ag का क्या हो गया? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। फिर कैथोड पे आपको Na प्लस भी मिलेगा, H प्लस भी मिलेगा, Ag प्लस भी मिलेगा, क्योंकि Ag प्लस निकल रहा है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में फिर क्या हो जाएगा? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगी और आपको क्या दे देगी? Ag। तो एक्चुअल में हमें ये वाली जो मेथड है ये हम यूज करते हैं
किसी मेटल का रिफाइनमेंट में। रिफाइनमेंट क्या होता है, इसे बोलते हैं, ये जो प्रोसेस मैंने करवाई है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या मतलब है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग? रिफाइन करना, प्योर करना। तो यहाँ पे मेरे पास में रिफाइनिंग का मतलब ये होगा कि अगर ये वाला जो मेटल है या फिर आपका जो आपने इसको एनोड बनाया है, इसके नीचे क्या होने लगेगा कि इम्प्योरिटी जमा होने लग जाएगी, और ये Ag+ है तो हमारे पास में यहाँ पे ये दुबली पतली हो जाएगी इस तरीके से, और ये जो Ag+ से ये जो Ag सॉलिड बना है ये इधर आपका दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे जमा होने लग जाएगा। तो जो कैथोड आप इसमें यूज करते हो, क्या यूज करते हो? कैथोड, ये आपका प्योर मेटल का होता है, ठीक है। और जो एनोड आपका होता है, मतलब आफ्टर ये जो एनोड आप एज ए जो एनोड मेटल यूज कर रहे हो ये इम्प्योर होता है। तो इम्प्योर मेटल को प्योर में चेंज करने के लिए हम ये वाली प्रोसेस करवाते हैं, और जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मेटल का उसी की मेटल की इलेक्ट्रोड यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के हम उसे प्योर करें। तो जो वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स होती हैं जैसे आपकी सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई, इनको अगर हमें क्या करवाना है, प्योर करना है, तो हम ये इस तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं, हाँ मैम। ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इधर जितनी भी गंदगी है वो यहाँ पे जमा हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एनोड मड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब सेम मेटल ली ना, इसलिए अगर आप सपोज कि मुझे प्लेटिनम की रॉड है और उस प्लेटिनम की रॉड पे सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो मैं उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं बोलूंगी, सॉरी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं बोलूंगी, तब मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ये मेटलर्जी में पूछा जा सकता है आपको। अगर सेम मेटल की मेटल के ऊपर कोटिंग करनी है, प्योर करना है, तो उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और अगर किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की प्लेटिंग करनी है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पीएच क्या होगा इसमें? कोई आपका H+ का OH का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा तो पीएच चेंज नहीं होगा। NaCl के कंसंट्रेशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? हाँ मैम। हाँ मैम। करते चलो फटाफट रफ में, फिर में जहां भी करना है। पहले लिखना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4 using silver anode and copper cathode। कहां पे क्या क्या बनेगा? एनोड पे, इस वाले केस में एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा? थोड़ा सा रिवाइज। एनोड पे कौन जाएंगे? माइनस वाले, केटायन या एनायन? एनायन। एनायन जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में कौन कौन से एनायंस आएंगे? एक्वस है तो इस वाले केस में वाटर के लिए तो OH भी आएगा, मतलब OH- भी, और SO4- भी, हाँ है ना। तो इन में से किसका ऑक्सीडेशन होना, दोनों में से? OH- का ऑक्सीडेशन होगा। तो OH- का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हाफ O2 प्लस H2O। ये हमारे पास में एनोड प्रोडक्ट होता है, हाफ O2 प्लस H2O। तो ये आपका AP हो जाएगा, AP मतलब एनोड प्रोडक्ट हो जाएगा। कैथोड की अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, तो कैथोड पे मेरे पास में
केटायंस में कौन कौन से आएंगे, कॉपर +2 आएगा और H+ आएगा, तो किसका रिडक्शन होगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और यहाँ पे Cu में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, कैथोड प्रोडक्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन इस केस में क्या होगी, कोई भी चेंजेस नहीं है। पीएच क्या होगा, कैथोड पे जा रहा है, सीधे लिखवाया था, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसी तरह से यहां सोचो, अब आपका सिल्वर का एनोड आ गया, तो एनोड पे सिल्वर भी जाएगा, है ना। हाँ हाँ, तो मेरे पास में इस केस में एनोड पर SO4-2 OH- और सिल्वर खुद, और यहाँ पे सिल्वर सॉलिड चेंज होगा सिल्वर आयंस में इलेक्ट्रॉन दे के, और दूसरी तरफ कैथोड में भी क्या होगा, कैथोड पे भी मेरे पास में Ag+, Cu+2 और H+, तो Ag+ का आपका रिडक्शन होगा, तो Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेरे पास में Ag सॉलिड में चेंज हो जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन होगी, तो मेरे पास में यहाँ पे AgS से AgAc मिलेगा 8 कैथोड। तो इस केस में वेट ऑफ एनोड रॉड के बारे में पूछेगा कि क्या होगा, वेट ऑफ कैथोड रॉड जो कि कॉपर की थी उसका क्या होगा, वैसे ही है। Cu+2 के कंसंट्रेशन में क्या होगा, सल्फेट की कंसंट्रेशन में क्या होगा, तो वेट ऑफ कैथोड, सॉरी वेट सिल्वर की इसमें क्या होना चाहिए, सिल्वर चेंज हो रही है, एनोड का सिल्वर ना, तो इसका एनोड का कम होगा, वेट कम होगा, कॉपर का कम, कॉपर का ज्यादा हो जाएगा, और पर कंसंट्रेशन बढ़ में जाएगा। कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पीएच में कोई चेंजेस हो रहा है क्या, मैम वो एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा, इसलिए कंसंट्रेशन में चला। हेलो हाँ हाँ, सुन रही हूँ सुन रही हूँ। मैम, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही वो आयंस रहेंगे, इसलिए उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा ना। तो पीएच में कुछ कैथोड या एनोड पे कुछ जा रहा है क्या, अ, नहीं, आपके पास में ये कैथोड पे हुई रिएक्शन और एनोड पे हुई रिएक्शन, ये तो H+ या OH- का कोई रोल ही नहीं रहा, तो इसमें भी पीएच में क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो गई है कि कोटिंग हुई है, तो जब हम बोलते हैं ना मेटल का मेटल पे कोटिंग होती है, और दूसरी है अगर कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेटल, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, मेटल का मेटल पे कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस हुई हमारी, इतना समझ में आया। ऐसे ही फिर वो और भी आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जिंक सल्फेट, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CH3COO Na, तो ये तो कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में करा, कैथोड प्रोडक्ट कौन सा था, एनोड कौन सा था, पीएच क्या था, डिटेल में अपन ने वहां पे देखा है, तो वो चीज भी वो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछ सकता है। अब सपोज कि तुम्हें ये पूछा गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 एक्वस, तो कैथोड और एनोड प्रोडक्ट पहचानना है अपने को। एनोड पे कौन जाएगा, Ag+. एनोड पे नहीं, प्लस NO3 वाले का NO3 पहचान है, नहीं NO3-. और एक्वस है तो OH-। OH-, हाँ। हाँ, तो किसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम, OH- का, तो यहाँ पे वही क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस, कैथोड पे क्या होगा, Ag+ एंड रिडक्शन. तो रिडक्शन ऑफ सिल्वर
तो Ag सॉलिड। इस तरह से जिंक सल्फेट का करवाएं तो एक्वस जिंक सल्फेट है, तो एनोड पे सेम यही होगा। कैथोड पे हाइड्रोजन का हो जाएगा। हाँ, अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute H2SO4 using platinum electrode। अगर आपने H2SO4 को ब्रेक किया तो ये किस में ब्रेक होता है? अरे H प्लस प्लस HSO4 माइनस, वाटर है तो H2O ब्रेक हो जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस में। तो ये दो केसेस में बात की जाती है इसकी। केस वन ये है कि आपने लो चार्ज डेंसिटी यूज किया, तो यूजिंग लो चार्ज डेंसिटी, तो एनोड पे हमारे पास में हाइड्रोक्साइड ही आएगा, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज। फिर कैथोड पे हमारे पास में हाइड्रोजन आ जाएगा, ये सिंपल है, H2 बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें केस सेकेंड की, हाई चार्ज डेंसिटी का केस हो जाए, तो सोचो कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे एनोड पर क्या क्या आने वाला है? एनोड पे मेरे पास में HSO4 और OH माइनस दोनों आएंगे ना। तो यहाँ पे तो मैंने OH का ऑक्सीडेशन करवाया, लेकिन यहाँ पे अगर हाई चार्ज डेंसिटी रखते हो तो HSO4 का ऑक्सीडेशन होगा, और ये HSO4 ऑक्सीडाइज होकर हमें देता है H2H2OH। क्या नाम है इसका, जल्दी से बताओ। ओलियम। ओलियम बोलेगा तो मार्शल एसिड। हाँ। हाँ ठीक है। और ये भी हो सकता है उसके बाद में, मे बी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका ट्वाइस OH किस में चेंज हो जाए, H2O प्लस हाफ O2। लेकिन ये आपका मार्शल एसिड मेन प्रोडक्ट होता है। कैथोड पे अपना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मतलब H प्लस जाएगा और H2 गैस बन जाएगा। उसके बाद में ये जो ओलियम बनता, सॉरी मैं भी ओलियम बोल रही हूँ मार्शल एसिड बनता है, वो मार्शल एसिड का हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। तो H2H2O8 हाइड्रोलाइसिस करके हमें देता है H2SO4 एंड H2SO5। ये कौन बन गया? अब ये आ गया ना ओलियम। तो अब ये H2SO5 जब अगेन इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमें मिलता है H2SO4 प्लस H2O2। तो ये H2O2 के बनाने की एक मेथड है बेटा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में, हाइड्रोजन के कंपाउंड में एक H2O2 भी आएगा, तो H2O2 कैसे बनाया जाता है, वो इस तरह से बनाया जाएगा। क्लियर? अरे सही है। तो बस याद रखना कि हाई चार्ज डेंसिटी और लो चार्ज डेंसिटी पे क्या है। तो अपना ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट खत्म हुआ था, मतलब खत्म हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की। मैं हटा रही हूं और इसके नोट्स पूरे एक साथ सेंड कर दूंगी। याद दिला दिया करो यार पे, है ना, नोट्स के लिए। क्वांटिटेटिव
एस्पेक्ट। अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जैसे कि आपने ये देख लिया कैथोड पे कौन मिल गया, एनोड पे कौन मिल गया, लेकिन कौन कितने अमाउंट में मिला इसकी यहाँ पे बात की जाती है। तो हमें यहाँ पे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में फेराडे लॉस पढ़ना पड़ता है। तुमने और भी कहीं पढ़ा है क्या ऐसे, फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? हाँ मैम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। क्या इसमें हमारे पास में 2 लॉ है इसके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? मास ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे मैंने कहा ना कितने अमाउंट में आ रहा है, तो मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड या लिबरेटेड is directly proportional to कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो मास है W, आपने कितनी करंट फ्लो करी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने टाइम के लिए की गई है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, WIT। ठीक है, हम यहाँ पे IT को और क्या लिख सकते हैं, याद करो, Q इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, I इंटू T। तो मैं यहाँ पे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास में जो प्रोपोर्शनलिटी का है उस सिंबल को हम हटाते हैं, तो W इज इक्वल टू हो जाता है ZIT। ये Z क्या है आपका, कांस्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसे अगर मुझे डिफाइन करना है Z को, क्योंकि यहाँ से Z की वैल्यू पूछी जाती है, Z का कैलकुलेशन भी पूछा जाता है, तो इसे कैसे डिफाइन करोगे आप, क्या है ये Z? जब आप 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए पास करोगे, तो जितना अमाउंट में आपका सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे। कब, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए पास करने पर जितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा उसका जो वेट होगा उसी हम क्या बोलेंगे, Z। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ W इज इक्वल टू Z, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, 1 1 हो गए। ठीक है, I को आपको एम्पियर में लेना है, T को आपको सेकेंड में लेना है, तो यूनिट ऑफ Z क्या हो जाएगी, W है तो ग्राम पर एम्पियर सेकेंड। ठीक है, अरे भाई हाँ या ना बोल दो कुछ। हाँ मैम। हाँ मैम। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ Z। एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पे आपने फेराडे से बोला था कि अगर हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फेराडे के अकॉर्डिंग। अरे कल परसों ही बताया था, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो 96500 नहीं हुआ करता था। तो जब 1 फेराडे ऑफ चार्ज आप अप्लाई करोगे या फ्लो करोगे तो 1 फेराडे ऑफ चार्ज का क्या रिलेशन यहाँ पे निकल के आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास में 1 मोल है तो ये कहां से आया, ये 96500 कहां से आया,
1 Farad. अगर मैं बोलूं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, charge on 1 electron into number of electron in 1 mole, इन दोनों की वैल्यूज को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू एवोगेड्रो नंबर, इसको अगर आप इंटू करोगे, क्योंकि ये अब कूलम में आएगा, तो कितना आता है जरा ये बताओ मुझे। करो कैलकुलेट। आया क्या? नाइन 6500. हाँ, तो वो क्या आया कूलम में, है ना। और इसे किसने डिटरमाइन किया था? फेराडे ने किया था, इसलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो 1 फेराडे कहूं या 96500 कूलम कहूं, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो। तो कुल मिला के ये जो मैंने बात लिखी है, इस बात का मतलब ये है कि 1 फेराडे ऑफ चार्ज will be equal to 1 equivalent of substance। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में Na++ इलेक्ट्रॉन है और ये चेंज होता है Na में, तो कितने इक्विवेलेंट आ जाएंगे मेरे पास में यहाँ पे? क्योंकि या कितने फेराडे हो जाएंगे? एक ही बात है, 1 फेराडे ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो कितना हाँ मैम। डिपॉजिट होगा? तो देखो यहाँ पे Na कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 फेराडे। ये कितना है? मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए मैं क्या, ये भी आपका 1 मोल, तो हम क्या बोलेंगे 1 फेराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मेरे पास में ये आ जाएगा कि Na कितना डिपॉजिट हुआ? 1 इक्विवेलेंट। समझे? और इक्विवेलेंट मैम। क्या? और यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या कैसे होगा? n फैक्टर इनटू मोल्स, याद रखना। अगर मैग्नीशियम +2 के लिए बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम +2 मतलब कितने? 2 फेराडे। कितने मोल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो लेकिन मिल कितना रहा है? 1 मोल मिल रहा है। तो इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ पे? 2 इक्विवेलेंट। अरे हाँ या ना बोलो। हाँ। अगर एल्यूमिनियम +3 के लिए बोले तो 3 3 हो 3 जाएगा, Farad. 3 इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझे? हाँ मैम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या हम W/E बोला करते थे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाँ तो यहां से मेरे पास में E क्या हुआ करता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये लिंक करके इधर क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दे दुआ के पूछ सकता है। क्लियर? तो मैं यहां हाँ से मैम। ये बोल सकती हूँ कि 96500 कूलम इज इक्वल टू E ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू E ग्राम ऑफ सब्सटेंस।
that is 1 coulomb is E upon 96500 ग्राम। तो यहां से मेरे पास में Z आ जाएगा E upon 96500। ये फॉर्मूला याद रखने का। फाइनली डिटर्मिनेशन ऑफ Z में, ठीक है। और उस सब के लिए मुझे ई चाहिएगा। ई निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिएगा, तो एक दूसरे से कहानी लिंक कर जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, मुझे ये बताओ कि O2, H2 एंड Cl2 के लिए एन फैक्टर्स क्या होते हैं गैस के लिए? ये गैसेस है, जल्दी बताओ भाई, जरूर बहुत काम आएगा यहाँ पे। इनके लिए एन फैक्टर्स क्या होते हैं? O2 Two. गैस, H2 गैस, Cl2 गैस। 2 सबके लिए 2? जैसे मेटल्स के लिए तो एन फैक्टर आपका उसका जो वैलेंसी होगा वो हो जाएगा। हाँ हाँ, तो O2 के लिए 2 है। इनके लिए याद रखना 4 2 2, क्योंकि अगर आपसे पूछे कोई एन फैक्टर, यहाँ पे सब्सटेंस, यहाँ पे मेरे पास में ई और यहाँ पे जेड। सब्सटेंस है मेरे पास में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, Ag। ऑक्सीजन भी है, लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे गैसेस भी। बताओ इनके एन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एन क्या हो जाएंगे, ई क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा? 1 2 3 क्या 1 2 3 4? नहीं 4 नहीं। ये 1, ये 2, ये 3। कॉपर का क्या? 2 1 2 2 2 2 2। जिंक का 2, सिल्वर 2 का 1। तो ई यहाँ से कितना हो जाएगा? 23 23। मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 9 9, कॉपर का वेट पता होना चाहिए उसके लिए, जिंक का 32.7 और इसका 108। तो जेड को निकालने के लिए क्या करोगे? E अपॉन 96500। हाँ ठीक है ना। तो ये देख लेना। तो अगर अब यहां से एक कंक्लूजन ये है कि हमारे पास में ये आया था फॉर्मूला, है ना, W इज इक्वल टू ZIT, और एक फॉर्मूला हमारे पास में आया E और करंट वरंट के फॉर्म में, तो आप इसे 96500। तो कब ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास में। फिर इसी से एक और निकल के आ जाएगा। ये दोनों तो सेम ही है, तो ये कब यूज करना है? W क्या है मेरे पास में यहाँ पे, जल्दी से बताओ। वेट। जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछे, वेट पूछ रहा है, तो आप आंख बंद करके ये फार्मूला लगाना, क्वेश्चन में समझ में भी आ जाएगा कि इतने एम्पियर की करंट सप्लाई करी है इतने टाइम के लिए, तो वेट क्या होगा। तो वो इक्विवेलेंस वगैरह दे के भी और 96500 मतलब फेराडे वेराडे करके भी क्वेश्चन दे के पूछ सकता है। तो हमारे पास में एक ये फार्मूला है। दूसरा मेरे पास में यहाँ से आएगा नंबर ऑफ EQ इज इक्वल टू W अपॉन E। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ उसको, IT अपॉन 96500। तो यहां से मेरे पास में इसको कब यूज करना है? जब आपसे pH पूछ लेगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, मोल्स पूछ लेगा, कंसंट्रेशन पूछ लेगा। कंसंट्रेशन जैसे H+ की कंसंट्रेशन पूछ लिया, pH है तो वही। तो उस टाइम पे आपको ये दो फॉर्मूले यूज करना है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोल्स। तो ये ओवरऑल फर्स्ट लॉ से हमें दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला या ये वाला। जैसे मैं क्वेश्चन देती हूँ, समझ में आएगा।
रफली इन दोनों तीनों फॉर्मूलों को लिख लो। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि आई का जो है यहाँ पे, तो हमें ये मान के चलना है कि 100% जो करंट एफिशिएंसी है वो क्या है, 100% है। 100% जैसे कि अगर आपको 15 एम्पियर दिया तो आपको आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी है, 15 रखनी है। अगर समझ में आ रही बात, तो 100% एफिशिएंसी लेके चलना है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द वेट ऑफ सोडियम and volume of Cl2 gas at 1 atm 273 Kelvin by passing 9.65 ampere for time 1000 second during electrolysis of molten NaCl using platinum electrode। सोचिए, NaCl का अगर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे तो कैथोड और एनोड पे क्या क्या मिल रहा था? अब देखो, सबसे पहली बात तो कि मुझे क्या क्या पूछा गया है यहाँ पे, सिर्फ वेट नहीं पूछा गया है, वेट ऑफ सोडियम एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस। तो मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, IT/96500 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ, अरे क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा और Cl2 गैस मिलेगा, ये देखना पड़ेगा। समझे, ये निकालना पड़ेगा। तो इसी वैल्यू से हमें जितना आपका सोडियम का इक्विवेलेंस होगा उतना ही आपका क्लोरीन का होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम और Cl2 इज इक्वल टू IT/96500, ये निकाल लो, फिर आप वेट निकाल लेना। हाँ निकालो अब।